हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नदी घाटी की सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के बारे में विस्तार से जान लिया था। दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वीडियो को दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं और उसको वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। ठीक, तो वैदिक काल को दोस्तों यहाँ पर दो भागों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा ऋग्वैदिक काल, एक होगा उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं ऋग्वैदिक काल। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जानेंगे वैदिक काल का समय क्या था। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का समय यहाँ पर माना जाता है। ठीक, इसमें दोस्तों नंबर 1 पर आता है पहले ऋग्वैदिक काल। तो दोस्तों, इसका जो समय था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसकी जानकारी का दोस्तों जो स्रोत है वो है ऋग्वेद, यानी इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का दोस्तों जो समय था वो था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसकी जानकारी को जो स्रोत थे वो थे अन्य वेद। अन्य वेद कौन कौन से थे? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो यानी ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी का स्रोत है वो है ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल की जानकारी का जो स्रोत है वो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ से देखते हैं कि भारत की वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आर्यों के आगमन से शुरू होती है। ठीक, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। दोस्तों, कुछ पॉइंट आप लोग याद करते हुए चलिएगा। जैसे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्य शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा श्रेष्ठ। ठीक, उसके बाद आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, लेकिन दोस्तों मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। आगे हम लोग मतभेदों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से विद्वान अलग अलग अपने मत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत और अफगानिस्तान के मार्ग से भारत ये लोग आए। ऋग्वेद के अनुसार प्रारंभ में आर्य जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्तसेंधव कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये सप्तसेंधव क्या है? सप्तसेंधव दोस्तों ये 7 नदियों वाला क्षेत्र था जिसमें सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी और सरस्वती नदी दोस्तों इसमें बहती थी। ठीक है, तो यानी 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसको सप्तसेंधव कहते हैं और इसमें प्रमुख रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियां प्रवाहमान यानी बहती थी उसमें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है मध्य एशिया। ठीक, तो मध्य एशिया के जो सिद्धांत था उसको मैक्स मूलर ने बताया। मैक्स मूलर ने बताया कि ईरान के धार्मिक ग्रंथ जिंद अवस्था तथा आर्यों के धार्मिक ग्रंथ वेदों में पर्याप्त समानता है। ठीक है, यानी उन्होंने क्या बताया, मैक्स मूलर ने क्या बताया कि ईरान का जो धार्मिक ग्रंथ था उसका नाम था जिंद अवस्था और आर्यों का धार्मिक ग्रंथ यानी जो ऋग्वेद था उसमें पर्याप्त दोस्तों समानता थी। इस समानता के आधार पे मैक्स मूलर ने बताया क्षेत्र था वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। ठीक, नंबर 2 पर दोस्तों हंगरी आएगा यहाँ पे। तो डीपी गाइल्स ने बताया कि आर्यों की परिचित वनस्पति और पशुओं के आधार पर हंगरी को मूल निवास स्थान माना। ठीक है, डीपी गाइल्स ने क्या बताया कि जो वनस्पति थी वहाँ पे यानी हंगरी में जो वनस्पति थी और जो सप्तसेंधव प्रदेश की जो वनस्पति थी उस वनस्पति और पशुओं के आधार पर हंगरी को मूल निवास स्थान माना। ठीक, रूस का दोस्तों कुछ लोगों ने जैसे कि नेहरिंग तथा प्रोफेसर मार्पस ने आर्यों का आदि देश दक्षिण रूस बताया, यानी बताया कि ये लोग दक्षिण रूस से भारत आए। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने क्या बताया, मध्य एशिया बताया, डीपी गाइल्स ने हंगरी बताया और नेहरिंग तथा प्रोफेसर मार्पस ने बताया कि ये रूस के थे। आगे देखते हैं जर्मनी का। तो
जर्मनी का एक सिद्धांत दोस्तों आया कि पेनका ने आदि स्थान जर्मनी को माना। पेनका ने बताया कि जो आर्य थे वो जर्मनी के मूल निवासी थे। ठीक, किस किस बेस पे? उन्होंने बताया कि जो शारीरिक विशेषता थी उस आधार पर तो आर्य और जो जर्मनी के लोग थे वो सेम थे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा जो मत आता है वो आता है अल्पास पर्वत, ये यूरेशिया में था। ठीक है, अल्पास पर्वत या यूरेशिया, इसको डॉक्टर संपूर्णानंद ने बताया। ठीक, उत्तरी ध्रुव, ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। तिब्बत, दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य जो थे वो तिब्बत के मूल निवासी थे। ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्यों की सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। तो दोस्तों इसमें मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा, इसी तरीके से अपनी नोटबुक पे इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, जिससे आपको एग्जाम के टाइम ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और आपको रिवीजन करते हुए बहुत मज़ा आए। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दो प्रकार की सामग्रियाँ हमारे पास मौजूद हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य जिनको हम लोग कहते हैं। तो इसमें बोगाजगोई अभिलेख 1900 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का वर्णन है। उसके बाद दोस्तों साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें वेद ही आते हैं यहाँ पे। ठीक है, चारों वेदों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आएगा ऋग्वेद, प्राचीन वेद, इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। प्रथम और 10वां मंडल सबसे नया है, यानी सबसे अंत में ये जोड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक, जब अंत में जोड़ा गया तो सबसे नया है ये। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखिएगा और एग्जाम में दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, यानी कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, क्या वर्णन किया गया? 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन, 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त थे, उसमें 4 वर्णों का, यानी वर्ण कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। ठीक, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ठीक, यानी ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए दोस्तों 200 श्लोक या ऋचाएँ लिखी गई हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ दोस्तों? यहाँ से उम्मीद करते दोस्तों यहाँ से आप लोग अच्छे से इसको समझ रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तो वैदिक काल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आता है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? ज्ञान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, और इसी को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक, उसके बाद यजुर्वेद, तो यज्ञ के नियम तथा विधियों का वर्णन इसमें है। ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गद्य और पद में कौन सा वेद लिखा गया, तो दोस्तों ये यजुर्वेद लिखा गया है। ठीक है, और गद्य और पद की दोस्तों जो शैली होती है वो होती है चंपू शैली। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ पर आता है अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्व ऋषि द्वारा रचित जादू टोना, वशीकरण आदि का ये वेद है। ठीक है, यानी इसमें जादू टोना, वशीकरण यानी तांत्रिक वेद है ये। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी सर्वश्रेष्ठ वेद कहा जाता है। ठीक, ये सबसे अंत का वेद है। ठीक है, तो दोस्तों पहला वेद ऋग्वेद हो गया। ठीक है, और सबसे अंत का वेद कौन सा हो गया? ये हो गया आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको अथर्ववेद मत कहिएगा, अथर्व कहिएगा। ठीक है, अथर्ववेद। क्लियर दोस्तों? यहाँ से हम लोग जानेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। तो पूर्व वैदिक काल का दोस्तों समय याद कर लीजिएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। इसमें दोस्तों आता है राजनीतिक जीवन, राजनीतिक दशा भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक दशा। और दोस्तों पूर्व वैदिक काल को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो राजनीतिक दशा में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे
कि पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ठीक, यानी समाज कैसे थे, पितृसत्तात्मक, और किस तरीके के समाज थे आर्यों के, तो वो कबीलाई समाज थे। ठीक है, राजन, जिसको राजा भी कहते थे, उसका अधिकार सीमित था। ठीक है, यानी राजा को राजन कहा गया था वहाँ पे, उसके अधिकार सीमित थे। राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विधत। समिति क्या थी, तो आम सभा थी, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी ये। उसके बाद सभा, ये कुलीनों की संस्था थी, उच्च लोगों की संसद। उसके बाद विदत, उपज लूट का बंटवारा इसमें होता था, ये जनसभा थी। ठीक है, और दोस्तों विदत जो थी ये सबसे प्राचीन सभा थी। ठीक, उसके बाद गण दोस्तों, तो कुलीनों की ये सभा थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और समिति में भाग लेती थीं। अधिकारी जो थे वो रत्निन कहलाते थे। पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण आदेश मतलब अधिकारी होते थे। सेना नियमित नहीं थी। ठीक, याद रखिएगा, सेना जो है नियमित नहीं थी। स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर वो था बलि। न्याय का दोस्तों इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर न्याय का कोई उल्लेख नहीं था। सामाजिक जीवन में दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ से कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति कहलाता था। समाज समतावादी था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थे। कर्म का मतलब दोस्तों होता है जैसा जो काम करता था उस वक्त जो वर्ण का निर्धारण हो रहा था वो काम पर आधारित था, यानी कर्म पर आधारित था। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक, वर्ण दोस्तों कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि दास प्रथा का प्रचलन विद्यमान था। ठीक, यानी दास प्रथा चल रही थी। परिवार जिसको कुल कहते थे ये सबसे छोटी इकाई थी समाज की। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार मौजूद थे। स्त्री की दशा को देखते हैं दोस्तों, तो उपनयन, संस्कार और शिक्षा का अधिकार स्त्री को प्राप्त था। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा थी, पर बाल विवाह, दहेज प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। आर्य मूलतः शाकाहारी थे, लेकिन विशेष अवसरों पर मांस का भी प्रयोग करते थे। पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। मनोरंजन के रूप में दोस्तों नृत्य, संगीत और पासा खेलते थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वारा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ठीक है, और दोस्तों गाय को अघन्या यानी ना मारने योग्य माना जाता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं यहाँ से आर्थिक जीवन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। ठीक, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे अथवा क्षेत्र कहते थे। गाय जिसको अघन्या कहते थे, ठीक है, उसका सर्वाधिक महत्व था। 176 बार ऋग्वेद में इसका वर्णन आया है। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए लड़ी गई थीं। ठीक है, जब अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए लड़ी जा रही तो गाय के महत्व को आप समझ सकते हैं, मुद्रा की भांति थी वो। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसका प्रयोग रथ में किया गया था। कृषि का महत्व कम था। इसमें दोस्तों 24 मंत्र कृषि के लिए थे। ठीक है, उद्योग भी सीमित थे, यानी उद्योग कौन कौन से थे, बढ़ईगिरी था, रथकार थे। ठीक है, व्यापार विनिमय द्वारा होता था। विनिमय दोस्तों होता है वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, तो ये विनिमय कहलाती है। ठीक, व्यापार केवल आंतरिक होता था। मुद्रा की खोज अभी नहीं हुई थी। उर्वरा दोस्तों कहते हैं जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। सीता आता है किसे कहते हैं, तो हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे धार्मिक जीवन के बारे में, तो ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। ये लोग प्रकृति पूजक और बहुलवादी थे। देवताओं की 3 श्रेणियां दोस्तों पाई गई हैं, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। ठीक, तो अंतरिक्ष के देवता दोस्तों कौन थे उनको देखेंगे यहाँ से। इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु ये अंतरिक्ष के देवता थे। अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति ये पृथ्वी के देवता थे। और आकाश के देवता में दोस्तों सूर्य, वरुण, उषा और सविता और विष्णु ये आकाश के देवता थे। ठीक है, इसमें दोस्तों और देखेंगे थोड़ा सा कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। इसको पुरंदर भी कहा गया है। ठीक, उनको वर्षा का देवता भी माना गया। 250 सूक्त दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए लिखे गए हैं। ठीक, अग्नि दूसरा प्रमुख देवता था। वैदिक काल में अग्नि देवताओं और मनुष्यों के मध्य मध्यस्थ था। ठीक है, 200 सूक्त दोस्तों अग्नि के लिए ऋग्वेद में लिखे गए। ठीक, वरुण जलनिधि का प्रतिनिधित्व ये करता था। सविता चमकता सूर्य, गायत्री मंत्र दोस्तों लिखा गया। ठीक, मित्र उगता सूर्य। ठीक है, अश्विन
इसका जो अर्थ था वो था चिकित्सक देवता, ठीक है, यानी अश्विन जो थे वो चिकित्सा के देवता थे। पूषण ये पशुओं और औषधि के देवता थे, ठीक। सोम ये वनस्पति के देवता थे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में एक बदलाव आता है इन देवताओं में। जो ये पूषण देवता हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, यानी पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में ये पशु और औषधि के देवता हैं। यही दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल के बारे में अच्छे से जान लिया और दोस्तों हमने साथ साथ जाना पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को अच्छे से समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको ये जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों बताए गए पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।